Hmm. तो वेलकम सभी को। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर जियोग्राफी, जो है आपका अर्थक्वेक। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ना कि अर्थक्वेक क्यों होता है एंड व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ इट। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। क्या क्या कन्फ्यूज़न कि मतलब होता क्या है प्लेट्स में, प्लेट्स क्यों मूव करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं हमारे जो लिथोस्फीयर में, मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। तो ये एक्चुअली मूव क्यों करते हैं, पहला आपका कन्फ्यूज़न। सेकेंड इज कि मेंटल या मैग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बता ही दिया, फिर भी मैग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, उसमें मूवमेंट्स होते हैं। या हमारा क्रस्ट जो है एक्चुअल में जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो कहाँ फ्लोट करता है, प्लेट्स आपस में क्यों टकरा जाती है। या फिर जो वाइब्रेशन होता है तो इसमें कौन कौन से वेव्स निकलते हैं, वेव्स क्या होते हैं। तो वो सारे कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में कवर अप कराऊंगा। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है वो आप पता ही होगा आप लोग को, फिर भी बता देता हूँ। सबसे अपर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में हम लोग रह रहे हैं, यहीं पे तो हम लोग रहते हैं। यहीं पे माउंटेन है, यहीं पे लेक्स है, यहीं पे रिवर है, सारी चीज़ें बिल्डिंग वगैरह सब तो क्रस्ट भी है। अब समझना क्रस्ट और लिथोस्फीयर क्या होता है। तो क्रस्ट हो गया और आपका मेंटल का जो सॉलिड पार्ट होता है वो दोनों मिला के क्या फॉर्म करते हैं, दोनों मिला के फॉर्म करते हैं लिथोस्फीयर। अब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पीड में कवर अप करूँगा, लेकिन ईजिएस्ट वे का यूज़ करके करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो वीडियो इतना लेंदी भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सब कंसेप्ट छोड़ दूंगा, नहीं, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब देखो, पहला चीज़ ये हो गया आपका क्रस्ट, जो कि सबका आपका अपर मोस्ट लेयर हो गया। सेकंड इज लिथोस्फीयर, आप लोगों को समझ में आ गया कि जो आपका सॉलिड पार्ट होता है मेंटल का और क्रस्ट होता है, दोनों मिला के लिथोस्फीयर बनाते हैं। आई जो, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि ये दोनों मिला के जो आपका क्रस्ट हो गया और मेंटल का सॉलिड पार्ट मिला के क्या बना रहा है, लिथोस्फीयर बना रहा है। और ये आपका जो प्लेट्स है ना, एक्चुअल में जो लिथोस्फीयर जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लेट से मिलके बने होते हैं। हम लोग का अर्थ पूरा एक ही प्लेट नहीं है ना। जैसे हम लोग का इंडिया अलग से है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, आपने शायद थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आप जैसे अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं समझा देता हूँ। पहले क्या था कि जितने भी अभी आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट्स है ना, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स अभी 7 है। तो सभी पहले 7 नहीं हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे, धीरे धीरे वो टूट के 7 बने। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लेट्स में कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है एक्चुअल में, है ना, वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूस। तो मूवमेंट की वजह से क्या होता है कभी कभी, अब ये चीज़ समझ में आ गया। अब मूवमेंट क्या हो क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा। पहले ये समझो, मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स का कंटिन्यूस होता रहता है, हमेशा होता है। उसकी स्पीड बहुत कम होती है ड्यू टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहाँ पे होता है, स्टेनोस्फेयर। तो ये चीज़ अभी याद रखना जो आगे काम आएगा। क्रस्ट किसके ऊपर फ्लोट करता है, स्टेनोस्फेयर के ऊपर। स्टेनोस्फेयर किसके ऊपर फ्लोट करेगा, मेंटल। अब मेंटल का सॉलिड पार्ट क्या होता है, मैग्मा। मैग्मा आप देख रहे हो, मेंटल, ये आपका हो गया सबसे थिकेस्ट लेयर, जिसकी थिकनेस अबाउट 2900 तक होती है। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इसमें सेमी सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा क्या है, तो बड़ी बड़ी चट्टानें जो अर्थ के इंटीरियर में होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती है, तो वही मैग्मा बन जाता है। अभी मैग्मा एक चीज़ ये भी हो गया, जब मैं वॉल्केनिक इरप्शन की वीडियो में डालूंगा ना यूट्यूब पे, तो उसमें मैं समझाऊंगा। या भी समझ लो कि जैसे कहीं कहीं वॉल्केनो से जो निकलता है तो उसको आप लोग बोलते क्या हो, तो आप लोग बोलोगे सर इसको तो लावा बोला जाता है। तो एक्चुअल में वो जब अर्थ के अंदर रहता है ना, तो ये जो लावा है अर्थ के अंदर रहता है, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। वही रॉक्स जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वो आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस वही मैग्मा। ये हमेशा मूव करता है क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में हमेशा मूवमेंट चल रहा है, ये चीज़ हमेशा से आप याद रखना। तो अभी क्या क्या समझे कि क्रस्ट है, इसके नीचे स्टेनोस्फेयर है जिसके ऊपर क्रस्ट फ्लोट करता है। इसके नीचे आपका मेंटल है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका सेमी सॉलिड रॉक जिसको मैग्मा बोलते हैं, बस। चलो इस चीज़ को थोड़ा समझ लो। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2, ये आपस में जो टकरा रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, क्यों टकरा रहा है, क्योंकि नीचे मैग्मा मूव कर रहा है, है ना। मैग्मा में कंटिन्यूस मूव होता है क्योंकि हमारा जो क्रस्ट है किसके ऊपर फ्लोट करता है, याद रखना, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर स्मूथ होता है, लेकिन क्रस्ट जो होता है वो आपका रफ सरफेस होता है, ये स्मूथ नहीं होता है। तो ये तो स्मूथ होता है, इसके कारण वो तो फ्लोट करता है, इसमें कोई जो है रुकावट नहीं आती है। लेकिन प्लेट जो होते हैं हमारे, वो स्मूथ नहीं होते, वो भी मैं समझाऊंगा। जैसे ही प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो प्लेट्स आपस में या तो टकराएंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे, या तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यही कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मैग्मा देख लिया, इसमें हमेशा मूवमेंट है। इसमें से फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, क्रस्ट पे जो फोर्स लगता है इसको इंडिजीनियस फोर्स बोलते हैं, ये मैं समझाऊंगा, देख लिया। तो कौन कौन से मूवमेंट में प्लेट या तो आपस में टकरा जाएंगी, है ना। किसके ऊपर फ्लोट करती है प्लेट, बताओ, स्थिनोस्फीयर के ऊपर। स्थिनोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट करता है, मैग्मा या मेंटल के ऊपर। तो इसमें मूवमेंट होगा, या स्थिनोस्फीयर में जो भी आपके हलचल होंगे
तो वो कारण बनेगा टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का, या इससे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में दूर हो जाने का, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाता है। ये तीन टाइप के मूवमेंट्स या और भी मूवमेंट्स होते हैं जो देखने को मिलता है। बेसिकली मूवमेंट जो होता है ना टेक्टोनिक प्लेट्स का, वही कारण बनता है अर्थक्वेक का। ये तो बस मेंटली आपका मैग्मा जो है ये तो बस एक कॉज है, है ना, ये जस्ट एक कॉज है जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है, ये मेन रीज़न नहीं है। मेन है प्लेट्स का टकराना, प्लेट्स का एक दूसरे से दूर हट जाना, या प्लेट्स का एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाना, ये मेन रीज़न होता है। अब क्या होता है, जैसे प्लेट्स या तो एक दूसरे से टकराते हैं, या तो एक दूसरे से दूर हो जाता है, या तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाता है, इससे क्या होता है कि अर्थ के नीचे एनर्जी रिलीज होता है ना, जिससे ये एनर्जी ही क्या होता है, एक तरह का अर्थक्वेक होता है ना। जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या जहाँ से एनर्जी निकलना शुरू होता है उसको बोलते हैं हाइपर सेंटर, और उसी को दूसरा हम लोग बोलेंगे फोकस। हाइपर सेंटर या तो फोकस। अब ये आप लोग जो देख रहे हो ये पूरा जो फैला हुआ है ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेस्मिक वेव्स। ये वेव्स क्या है, इसी को हम एनर्जी बोलेंगे। ये क्या है, आपका एनर्जी है एक्चुअल। तो एनर्जी कब रिलीज होगा, जब प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगे तब। तो जैसे प्लेट्स आपस में टकराएंगे या दूर हटेंगे या थोड़ा सा भी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होगा, है ना, तो आपका जो एनर्जी निकलेगी या जहाँ से एनर्जी निकलना शुरू होगा उसको हम हाइपर सेंटर या फोकस बोलेंगे। ये जो आपका चारों डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में फैलता है वो सेस्मिक वेव से वही एनर्जी है। और सबसे पहले ये जहाँ पहुँचता है उसको हम लोग ईपी सेंटर बोलेंगे, जो कि एक्चुअल में आपके फोकस के जस्ट ऊपर ही होता है 90 डिग्री पे। वो भी चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे P1 मतलब प्लेट वन, ये प्लेट टू, दोनों आपस में टकराएं तब जाके नीचे एनर्जी रिलीज होना शुरू हुआ है। जहाँ से शुरुआत होती है एनर्जी की वो हाइपर सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले एनर्जी पहुँचती है क्रस्ट पे वो ईपी सेंटर, और इसके बाद जो चारों तरफ हर सारे डायरेक्शन आप जो देख रहे हो फैला हुआ है ये क्या है एक्चुअल में, ये हमारा है सेस्मिक वेव्स। ये मैं समझाऊंगा पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स क्या होता है, बट इतना अभी समझ जाओ। सेकेंड इज ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, आप लोग बोलोगे सर ये ब्रोकन वगैरह सब ये क्या लिखे हो आप। तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जो क्रस्ट होता है ना हमारे वो रफ सरफेस होता है, लेकिन जिसके ऊपर वो फ्लोट करता है यानी कि एस्थेनोस्फेयर, वो तो आपका स्मूथ सरफेस होता है। तो इसमें मूवमेंट होता है कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो मैग्मा है या मेंटल है वो आपका एस्थेनोस्फेयर पे फोर्स लगाता है एक्चुअल में, जिसको इंडिजीनियस फोर्स बोलते हैं। इंडिजीनियस फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स की वजह से क्या होता है कि आपका एस्थेनोस्फेयर जो लेयर है वो तो मूव करता है, लेकिन ऊपर वाला क्रस्ट जो है ये रफ होने के कारण कहीं कहीं अटक जाता है या वो मूव नहीं कर पाता। तो जैसे मान के चलते ये जो है आपका प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हो, ये प्लेट ऊपर के साइड जा रहा है। अब ये वाला एरिया दोनों का अटक गया, मान लेते हैं ये आपका रफ होने के कारण ये एजेस इसका अटक गया। अब क्योंकि ये तो इस साइड जाना चाह रहा है, ये इस साइड जाना चाह रहा है, तो प्रेशर यहाँ बिल्ड होता रहेगा होता रहेगा। एक टाइम प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये वाला जो आप देख रहे हो ना एजेस, ये टूट ही जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा, दोनों प्लेट्स मूव करेंगे और उसमें सडन शेकिंग देखने को मिलेगा। अब तो क्या होगा, जैसी सडन शेकिंग देखने को मिलेगा फिर वही चीज़ आपका एनर्जी रिलीज होगा, जहाँ से शुरू हुआ हाइपर सेंटर, जहाँ पहले पहुँचा एपी सेंटर। ये एनर्जी को हम लोग फील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, याद रखना। ये एनर्जी जैसे ही क्रस्ट में पूरी फैलती है ना, तो उसको हम फील कर पाते हैं। यहाँ पे जो रहेगा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहीं पे होता है एपी सेंटर में। तो सब जैसे मान के चलते यहाँ पे पेड़ बना दिया मैंने, तो ये क्रस्ट है हमारा। तो सबसे ज़्यादा ईपी सेंटर जहाँ पे सेस्मिक वेव सबसे पहले पहुँचेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। समझ गए, चलो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे समझो, ये तो हो गया हमारा प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं। ये ईजेस आप देख लो, क्योंकि हमारा क्रस्ट रफ होता है, रफ सरफेस होता है, ये प्लेन नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, इसीलिए उसमें मूवमेंट्स जो होते हैं कभी कभी प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं या तो कभी अटक जाते हैं, है ना। जिस इसमें आपने देखा ये नीचे जाना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ये वाला अटक गया हिस्सा, तो इस पर प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। नीचे वाला तो उसको प्रेशर लगाएगा ना, इंडिजीनियस फोर्स तो लगेंगे ना इस पर। तो फोर्स लगता है लेकिन ये हिल नहीं पाता है, एक टाइम पे ये आता है कि ये टूट ही जाता है। तो जैसे प्लेट टूटेगा दोनों में क्या होता है, सेकिंग होता है, सडन सेकिंग। ये चीज़ आप देखो, ये चीज़ मैंने बताया था, ऊपर क्रस्ट होता है किसके ऊपर फ्लोट करता है, स्टेनोस्फेयर के ऊपर। ये इंडोजीनियस फोर्स लगता है फ्रॉम द मैग्मा या फ्रॉम द मेंटल, जो कि ऊपर की तरफ लगता है। समझ गए, चलो इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब सिस्मिक वेव्स के बारे में मैं पहले नीचे समझा देता हूँ, वेव्स क्या क्या होते हैं। तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव्स को सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, और एल वेव्स को हम लोग सरफेस वेव्स बोलते हैं। क्योंकि तीन टाइप के वेव्स जो हैं, देर आर थ्री टाइप ऑफ वेव्स जो कि अर्थक्वेक के में एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो प्राइमरी वेव सबसे पहले यही निकलता है, ये आपका ना तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। तीनों मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में ट्रैवल कर सकता है।
जो आपका एस वेव्स होता है, जो सेकेंडरी वेव्स होता है, वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। एल वेव्स जो होते हैं वो सरफेस वेव्स कहलाते हैं, इसलिए वो सरफेस में ही ट्रैवल करेंगे। सपोज अगर ये हमारा क्रस्ट है, इसके ऊपर मान के चलते ये हमारा क्रस्ट, एक पेड़ बना दिया मैंने, ये आपका आदमी है, तो सरफेस वेव्स क्या होगा, इसके ऊपर ट्रैवल करेगा। तो वही सबसे ज़्यादा कारण बनता है, बिल्डिंग वगैरह गिरता है उसी की वजह से, है ना। बहुत लाखों लोग मारे जाते हैं तो एल वेव्स की वजह से ही मारे जाते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा, है ना, आता है तबाही मचा के जाता है ना, वो यही है। इसकी मूवमेंट जो होती है स्लो होती है। सबसे तेज़ी से कौन जाता है, पी वेव्स, सबसे फास्ट होता है ये। एस वेव्स जो होती है, पी वेव्स से क्या होती है, थोड़ी कम फास्ट होती है, लेकिन ये भी इसके मुकाबले कम होती है, लेकिन ये भी फास्ट जाती है। एल वेव सबसे स्लोली स्लोली जाता है, ऐसे ऐसे, लेकिन जाता है तो पूरी बिल्डिंग वगैरह को अच्छे से वाइब्रेट करके जाता है, ऊपर से नीचे पूरे। तो इसी की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह गिरती है, पेड़ वगैरह टूट के गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बस यही यही कारण है। याद रखना, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आप लोग के लिए सफिशेंट है उतना मैं करवाते चलूँगा। अब वही चीज़ जो मैंने बताया था ऊपर में, ये आपको फोकस दिख रहा है, जहाँ से मैंने बताया कि एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी, वो हमारा फोकस या हाइपर सेंटर, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर एन अर्थ क्वैक रैप्चर स्टार्ट, जहाँ से शुरू होगा। एंड द एपी सेंटर क्या है आपका, जो इसके जस्ट ऊपर होगा। एपी सेंटर द पॉइंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस के ऊपर यानी कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले आप याद रखना, सेस्मिक वेव्स यहीं पे जाएंगे। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ऐसे ऐसे जो पूरा फैला हुआ, ये क्या है हमारे, ये सारे सेस्मिक वेव्स ही हैं। जैसे आप देख रहे हो सेस्मिक वेव्स है क्या, तो एनर्जी है जो अर्थक्वेक के टाइम में रिलीज होती है। फॉल्ट क्या है, जहाँ पे या तो प्लेट घिसक जाते हैं या तो टकरा जाते हैं। तो जो भी प्लेट का मूवमेंट आप देखने को मिलता है आपको, है ना, या घिसक जाते हैं, तो यहाँ पे जो गैप है वही फॉल्ट है। समझ रहे हो, ये फ्रैक्चर आप देख रहे हो ना, वही चीज़। टेक्टोनिक प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं हमारे, आप देख रहे हो दोनों प्लेट्स जो है इस तरीक़ा से हैं। अब इसमें मूवमेंट्स होता है मैसिव रॉक्स डेट मेकअप आउटर लेयर और सरफेस एंड हुज मूवमेंट अलोंग फॉल्ट ट्रिगर्स अर्थक्वेक। इसके मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। मैंने बता दिया अर्थक्वेक के कैसे होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूव होता है। अच्छा, ये तो नेचुरल रीजन हो गया। मैन मेड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सर, तो नेचुरल तो ये हो गया, दूसरा हो गया वॉल्केनिक एरप्शन। यहाँ पे लिखा होगा शायद मैंने ना, एक सेकंड को, ओके हाँ। सो एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्यों होता है मूवमेंट, पहला तो हो गया आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन, ये भी नेचुरल कॉजेस है। अगर वॉल्केनो से, ये सपोज वॉल्केनो है, देखो ये सपोज वॉल्केनो है हमारा, इससे जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, समझ रहे हो, तो ये इतनी तेज़ी से निकलता है, ये तो निकलता नहीं है ना। आपका समझो कि आपका हज़ारों साल बाद अगर वो निकला, ये मैग्मा या लावा जो निकलता है इतनी तेज़ी से निकलता है कि आसपास का जितना एरिया होगा ना उसमें इतना तेज़ी से वाइब्रेशन होता है, तो हम लोग अर्थक्वेक को फील कर पाते हैं, यानी कि अर्थक्वेक ही आ जाता है, भूकंप भी आ जाता है। तो सेकंड इज ये वॉल्केनिक इरप्शन। हाँ, तो ये सारे हो गए हमारे नेचुरल कॉजेज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मेन मेड कॉजेज़ क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। तो पहला हो गया न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह ट्राई करना, है ना। जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उसको आप ट्राई करके देख रहे हो, तो उस पर भी तो जो है आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होती है, तो वाइब्रेशन फील होता है उससे भी। एक्सप्लोजन कर रहे हो आप, या अर्थ के इंटीरियर में जाके माइनिंग कर रहे हो, या अर्थ के इंटीरियर में जाके कोई एक्सप्लोजन कर रहा है, ये अर्थ का सरफेस है, नीचे गोल्ड माइन करने के लिए कोई सोना चांदी निकालने के लिए गया, है ना। यहाँ पे बम लगा दिया, बाहर आके उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है ना। तो जैसे ही ये बम जो है ये एक्सप्लोड करेगा, या आप बोल दो इसमें एक्सप्लोजन होगा, तो अर्थ में तो वाइब्रेशन होगा ना, ऊपर के सरफेस में तो डिस्टर्बेंस आएगी कि नहीं। और जब आप अंदर के सरफेस पे डिस्टर्बेंस करोगे तो ऊपर भी डिस्टर्बेंस आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे कुछ मेन मेड कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, समझ गए। चलो अब सेस्मोग्राफ्स, ये क्या होता है। अब अर्थक्वेक को मेजर भी तो करेंगे कि अर्थक्वेक कितना आया है ना, इसकी कितना मैग्नीट्यूड का आया है। मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं समझाऊंगा, पहले ही समझो। ये सेस्मोग्राफ्स होते हैं, ये आपका फ्रेम हो गया। अब इसमें रोटेटिंग ड्रम होते हैं, एक्चुअल में ये पेपर लपटा हुआ है, आप देख रहे हो। ये हैवी वेट होता है, जिसके नीचे एक सुई लगा होता है, जिसे नीडल बोलना आप लोग। ये इस तरीक़ा का पैटर्न जनरेट करता है। ये पैटर्न छोटा भी हो सकता है और ये पैटर्न बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कितने इंटेंसिटी का है। अगर अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा आया है तो ये बहुत बड़ा बड़ा वेव्स जनरेट करेगा। अगर थोड़ा सा ही आया है तो एकदम छोटा छोटा वेव जनरेट करेगा, समझ रहे हो। तो इस वेव्स को भी हम लोग मेजर करते हैं। याद रखना कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम बोलते हैं सेस्मोलॉजी, और जो साइंटिस्ट होते हैं अर्थक्वेक के उसको हम बोलते हैं सेस्मोलॉजिस्ट। और जो सेस्मोग्राफ को ये करता है, सेस्मोग्राफ तो हो गया आपका
अर्थक्वेक को मेजर करने वाला, लेकिन ये जो है वेव्स, इसको कौन मेजर करेगा? मैंने ये बताया कि अगर अर्थक्वेक ज़्यादा है तो ये वेव्स बहुत बड़े बड़े बनेंगे। अगर अर्थक्वेक कम ही आए, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं तो इतना छोटा बनेगा, लेकिन इसको भी तो मेजर किया जाएगा। तो इसको मेजर करने के लिए चाहिए एक स्पेसिफिक, या आप बोल सकते हो ऐसा स्केल जिसमें एक अलग यूनिट हो। अब नॉर्मल स्केल से नहीं होगा, जो नटराज वाली 10 रुपये वाली आती है ना, उससे तो नहीं कर पाओगे, है ना। पता चला उससे करने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी अलग से एक मेजरमेंट होती, यूनिट होती है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे देखोगे ना, हाँ ये चीज़, ये आपका जो स्केल का यूज करते हैं उसको रिश्टर स्केल बोलते हैं। ये रहा, मैंने लिखा भी है रिश्टर स्केल। आज जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं। चलो, होपफुली ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा आप लोग का। यहाँ पे जब हम बात करें अर्थक्वेक की, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर इतना तक आ रहा है 3 से 3.9 तक तो माइनर है, ज़्यादा वाइब्रेशन डिटेक्ट होगा, फील कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग वाइब्रेशन के थ्रू ही, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ही हम फील करवाते हैं कि अर्थक्वेक आया है, क्योंकि चीज़ें वाइब्रेट होती हैं। जो अर्थ है और सरफेस है वो वाइब्रेट होता है। अगर मान के चलते हैं जो मैग्नीट्यूड है वो 6 से 6.9 के बीच में आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ये अर्थक्वेक, यानी डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग वगैरह में क्रैक्स आ जाएंगे, पेड़ की डालियाँ टूट के गिरने लगेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर वो मेजर या ग्रेड तब कंसिडर कर चलेंगे, सॉरी, मेजर या ग्रेड तब हम कंसिडर करके चलेंगे अगर इसकी मैग्नीट्यूड 8 से 8.9 और 9 से, इससे भी ज़्यादा अगर मान के चलते आगे 9 से लेके भी ज़्यादा अगर आ गया तो उसको हम ग्रेटर कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, बिल्डिंग वगैरह टूट के गिर जाएंगे, है ना, कोलैप्स कर जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। अगर ये 8 से ज़्यादा आता है ना तो अच्छा खासा तबाही मचाता है। तो सबसे ग्रेटर याद रखना आप 8 से लेके 8.9, या आप 9 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 8 से ज़्यादा ही लेके चलो आप। मेनली जो है यहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन इससे नीचे 6 से नीचे अगर जितना भी आएगा ना, अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन करता ही करता है, समझ रहे हो। तो यही चीज़ें थी, और 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। होपफुली कि समझ में आया होगा आप लोग के मैं जो भी इस वीडियो में बताया। तो आज की वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।